हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं, चाइना द्वारा जो फ्लैंकर्स हैं यानी कि SU-27 फैमिली के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको बड़े नंबर्स में ऑपरेट किया जाता है, जिसमें इनके पास रशिया से इम्पोर्टेड फ्लैंकर की सीरीज़ है, लोकली लाइसेंस मैन्युफैक्चर्ड सीरीज़ है और फिर इनके डोमेस्टिक वेरिएंट्स हैं। तो जो ओल्डर जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स थे, इन्होंने खुद उनको अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जो इनके खुद के J-16 और J-15 जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इन्होंने खुद डेवलप किए हैं, उनको भी इन्होंने मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप नंबर्स देखेंगे इन प्लेटफॉर्म्स के पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की सर्विस में, वो 1000 के आसपास हैं। और ये सारे प्लेटफॉर्म अभी कम से कम 2 से 3 दशक चाइनीज़ सर्विस में रहेंगे। और J-16 जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कम से कम 4 दशक तो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को सर्व करेंगे। तो यहाँ पर J-11 450 के नंबर में है, J-16 450 के नंबर में है। उसके बाद जो SU-27 है, ये अराउंड 32 के नंबर में है। SU-30 MKK 97 के नंबर में है। SU-35 करीबन 24 के नंबर में है। तो जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जब चाइना जैसी कंट्री जो कि इतने सोफिस्टिकेटेड फाइटर प्लेटफॉर्म्स को बना रही है, वो अभी भी इन फ्लैंकर्स पे भरोसा दिखा रही है और इनको आने वाले कम से कम 3 से 4 दशक वो ऑपरेट करेंगे, तो हम यहाँ पर Su-30 MKI को लेकर कुछ काम क्यों नहीं करते हैं। हम यहाँ पर स्क्वाड्रन शॉर्टेज की बात करते हैं, पर Su-30 MKI को हम लाइसेंस मैन्युफैक्चर कर रहे थे। काफ़ी हद तक हम इसको इंडिजनाइज कर पाए हैं और सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद ये 60% के ऊपर इंडियन होगा। तो हम रफाल जैसे प्लेटफॉर्म को इंपोर्ट करने के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन जो Su-30 MKI हमारे हाथ में है, उनके नंबर हमने बढ़ाए नहीं। इवन इंडियन एयरफोर्स को 70+ Su-30 MKI का ऑफ़र किया गया था, पर उसके साथ हम आगे बढ़े नहीं। खाली 12 Su-30 MKI को ही ऑर्डर किया गया, जिसके लिए प्रोडक्शन लाइन बंद होकर दोबारा चालू करनी पड़ी। और अभी तक पहला प्लेटफॉर्म भी हमें मिला नहीं है, जो लाइकली नेक्स्ट ईयर से मिलना स्टार्ट हो सकता है। तो हमारी डिले की वजह से अगेन यहाँ पर परेशानी आई है। तो अब आर्ग्यूमेंट ये है कि अब 12 एयरक्राफ्ट के लिए प्रोडक्शन लाइन चालू हो चुकी है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, पूरा इकोसिस्टम अवेलेबल है इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर। अगर हम आगे नंबर नहीं बढ़ाएंगे तो वो वेस्ट जाएगा, और जो हमारी स्क्वाड्रन संख्या कम है, ये उसके अगेंस्ट काम करता है। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इवन यहाँ पर एग्जाम्पल F-15 का भी आता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, US द्वारा F-15 को इस्तेमाल किया जाता है और इनके द्वारा अब F-15EX को लिया जाना है। शुरुआत में ये नंबर्स काफ़ी कम होने वाले थे, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि ये 260 को क्रॉस करेंगे। यानी US द्वारा भी ऐसे बड़े 4.5 जन प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा दिखाया जा रहा है। तो हम Su-30 MKI से क्यों दूर भाग रहे हैं? तो परेशानी यहाँ पर यह है कि इस आर्ग्यूमेंट में हम डिटेल्स को मिस कर देते हैं। तो जब हम बात करते हैं J-16 की, F-15EX की, तो हम ये मिस कर जाते हैं कि ये जिन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, खाली ये दिखते सिमिलर हैं। तो US एयरफोर्स F-15 ईगल्स को रिटायर करके ये प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट कर रही है। तो ये प्लेटफॉर्म खाली एवियोनिक्स से ही मॉडिफाई नहीं किए गए हैं, बल्कि यहाँ पर स्ट्रक्चर से मॉडिफिकेशंस हैं। तो F-15EX एक नया प्लेटफॉर्म है ऑल टुगेदर, ये कोई मॉडिफाइड या अपग्रेड नहीं है। तो प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर में कंपोजिट की मात्रा बड़ी है, रैम कोटिंग को डाला गया है, जिसकी वजह से जो ए फ्रेम लाइफ है वो बड़ी है। साथ में इसकी विजिबिलिटी कम हुई है। इवन एयरक्राफ्ट के आर्किटेक्चर में भी बदलाव हुए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म डिजिटल फ्लाई बाय वायर को सपोर्ट करता है। वहीं पर F-15E में हाइड्रो मैकेनिकल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम दिए गए थे। तो F-15EX पूरी तरीके से डिजिटल फ्लाई बाय वायर का यूज़ करता है। मनोरेबिलिटी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है, वज़न कम हुआ है, मेंटेनेंस फ्रेंडली बना है। फॉर इंस्टेंस F-15E के ए फ्रेम की जो लाइफ है, ये 8000 आवर्स की थी। वहीं पर F-15EX के ए फ्रेम की लाइफ अराउंड 20,000 आवर्स की है, जो कि दुगने से भी ज़्यादा की है। तो ये एयरक्राफ्ट 2070 तक फ्लाई किए जा सकते हैं। उसके बाद EX में आपको ओपन मिशन सिस्टम मिलेगा, जिसकी वजह से ओपन आर्किटेक्चर है और आप यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बड़े आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। तो फिजिबिलिटी बेटर है मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साथ में यहाँ पर वेपन स्टेशन भी बढ़ा दिए गए हैं और अब ये 12 एयर टू एयर मिसाइल एक बार में कैरी कर सकता है। तो मेजर एवियोनिक्स इंप्रूवमेंट भी यहाँ पर है। रेडार ज़्यादा रिडंडेंट है, मॉडर्न है, EW कैपेबिलिटी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर EPOS का इस्तेमाल होता है। पहले में TEWS यानी कि टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था, यहाँ पर ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम है।
फिर कॉकपिट में बदलाव आए हैं, मिशन कंप्यूटर पूरी तरीके से बदल चुका है। तो F-15EX एक ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी रेट भी ज़्यादा मिलेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम मिलेगा और इसको सर्विस करना भी ज़्यादा आसान होगा। तो मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ज़्यादा वायबल है। सिमिलर चीज़ J-16 के साथ है। यहाँ पर भी आपको कंपोजिट स्ट्रक्चर मिलेगा, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। RCS जो 10 से 15 स्क्वायर मीटर तक होता था फ्लैंकर सीरीज़ का, वो घटकर 4 से 5 स्क्वायर मीटर तक हो गया है। उसके बाद कंपेरेटिवली दूसरे फ्लैंकर के यहाँ पर कोशिश करी गई है एयरक्राफ्ट के ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम रखने की। साथ में इसके डिफरेंट वेरिएंट्स निकाले जा रहे हैं। एवियोनिक्स स्वीट पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और इसको ऐसा बनाया गया है कि ये कम से कम 4 दशक तो फ्लाई करे ही करे। तो जब इंडिया के केस में Su-30 MKI की बात करी जाती है और कहा जाता है कि इनके ही नंबर बढ़ा दें, तो हम ये भूल जाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म कब डिज़ाइन किया गया था और यहाँ पर क्या क्या लिमिटेशंस हैं। एवियोनिक्स स्वीट अपग्रेड करके आप इसे मॉडर्न कॉम्बैट में लड़ने लायक ज़रूर बना सकते हैं। सुपर सुखोई अपग्रेड में हम वही कर रहे हैं, लेकिन जो परेशानियाँ यहाँ पर हैं उसको आप दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो कंपोजिट नहीं है, रैम का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो RCS कंट्रोल में आपके नहीं आएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न कॉम्बैट में कंट्रोल में करना, क्योंकि रडार पावरफुल हो गए हैं और EW कैपेबिलिटी भी आपकी उतनी कारगर साबित नहीं होती है अगर आपका RCS काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद एयरफ्रेम लाइफ लिमिटेड है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, इंजन फ्यूल बहुत खाते हैं, तो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट एक्सपेंसिव है। तो ये जो प्रपोजल है कि फ्लैंकर हमें बड़े नंबर में चाहिए, ये तब कारगर साबित होता अगर HAL या फिर UAC द्वारा मिलकर एक नए वेरिएंट को ऑफर किया गया होता जो कि मॉडर्न रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए डिज़ाइन किया गया होता, भले ही ये Su-30 MKI पर बेस्ड होता। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो ऑफर किया जा रहा है ये एवियोनिक्स अपग्रेड है जो कि डीप है, ये बात हम एग्री करते हैं। तो अगर आपको F-15EX या फिर J-16 जैसा प्लेटफॉर्म बनाना था तो आपने 10 साल यहाँ पर वेस्ट कर दिए हैं। ये चीज़ पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। डीप अपग्रेड पर यहाँ पर काम किया गया होता तो शायद इस प्लेटफॉर्म को हम फ्यूचर रेडी प्रॉपरली बना पाते। एवियोनिक्स के थ्रू जो हो रहा है वो एक तरीके से जो लिमिटेशंस हैं उसको ढकते हुए इस प्लेटफॉर्म को कैपेबल बना रहा है, पर जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं, जो डिज़ाइन लिमिटेशंस हैं, वो ऐसे दूर नहीं होती हैं। बाकी हमें ये चीज़ भी समझनी है कि जब बात US, चाइना और रशिया की होती है तो इन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर सकें, यानी कि एंड्योरेंस उनका ज़्यादा हो और साथ में वेपन भी अच्छे से कैरी कर पाएँ, क्योंकि इनके पास लैंड मास है। इनके कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो इतने डिस्टेंस पर होते हैं। वहीं पर इंडिया जैसी कंट्री की जो फिलॉसफी है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, हम डिफेंसिव ज़्यादा है, तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि हमें प्रोटेक्ट कर पाए। तो हमारे लिए इतने बड़े लॉन्ग रेंज प्लेटफॉर्म्स नेसेसरी नहीं है, इसलिए हम मिक्स में प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करते हैं। फ्लैंकर्स हैवी लोड कैरी कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनकी सक्सेस देखी, पर जहाँ चाकू से काम चलता है वहाँ तलवार की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें चाकू भी चाहिए, मशेटी भी चाहिए और तलवार भी चाहिए। खाली तलवार होगा तो साइज़ बड़ा होने की वजह से रखने में लिमिटेशन आती हैं, और जिस टाइप की हमें लड़ाइयाँ लड़नी है उसमें हमें कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। इसलिए हम डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स जो डेवलप भी कर रहे हैं वो Su-30 MKI की कैटेगरी के नहीं कर रहे हैं, तिरस Mark 1A, Mark 2 और आमका की कैटेगरी के कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम मीडियम वेट कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की बहुत बड़े नंबर्स में नहीं है। तो जो लॉजिक चाइना के लिए, रशिया के लिए और US के लिए फिट हो जाता है उसको हम इंडिया के लिए फिट नहीं कर सकते, लेकिन मजबूरी में चीज़ें करी जाती हैं। तो अगर एक ऐसा वेरिएंट Su-30 MKI का अवेलेबल होता जहां पर स्ट्रक्चरल चेंज भी किए गए होते मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, तो शायद ये एक ज़्यादा वायबल ऑप्शन होता आने वाले 40-50 साल को देखते हुए। करंट Su-30 MKI के साथ अगर आप चाहते हैं कि 40-50 साल निकालना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज़ चाइना भी नहीं करेगा अपने J-11 के साथ, ना ही US करेगा अपने F-15 ईगल के साथ। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आया हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।